हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो भी डीयू के स्टूडेंट है या जिनके पास भी ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है या फंडामेंटल ऑफ एचआरएम इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एमबीए का स्टूडेंट हो या एमकॉम का हो, तो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 से, और चैप्टर नंबर है 11, एम्प्लॉय मेंटेनेंस। अब एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत क्रूशियल एक एलिमेंट होता है, एक पार्ट होता है, तो उसका मेंटेन कैसे किया जाए, तो इस यूनिट में हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय की सेफ्टी। एम्प्लॉय की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि एक एम्प्लॉय की सेफ्टी किस लिए ज़रूरी है। फर्स्ट आता है सेफ्टी एट द वर्क इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एम्प्लॉयज़ के यहाँ काम कर रहे हैं वो अपने काम के समय पे बिल्कुल सेफ़ रहें। फिर आता है सेफ वर्क प्लेस रिड्यूस एक्सीडेंट एंड इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। जो अगर हम अच्छा सेफ वर्क प्लेस उनको प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो इससे जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी कम होंगे और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी इंडस्ट्री की। फिर आता है लॉ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड मिनिमम सेफ्टी मेजर्स। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक लॉ होना चाहिए जो कि एम्प्लॉयर को ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयर एक मिनिमम सेफ्टी जो मेजर्स हैं, मतलब कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ही इनको क्रूशियल हैं, वो एक एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। फिर आता है एक्सीडेंट्स कैन कॉज डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी, प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज कॉस्ट। जो अगर सेफ्टी नहीं रखेंगे हम उनकी, तो उससे जो भी एक्सीडेंट हो सकता है उसको लाइफ का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी हिट कर सकती है और इन कॉस्ट भी उससे काफ़ी सारी बढ़ सकती है। फिर आता है बेनिफिट ऑफ अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। अगर हम सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट आता है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सेफ़ फील करेंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, और काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी वो अच्छा आउटपुट दे पाएंगे इंडस्ट्री को। फिर आता है हेल्थियर हैप्पियर एम्प्लॉयज़। अब अगर वो सेफली रहेंगे वर्क प्लेस पे अपने, तो उनको एक हेल्थियर मतलब वो हेल्दी भी रहेंगे और साथ साथ वो हैप्पी भी रहेंगे एम्प्लॉयज़। फिर आता है फ्यूअर एक्सीडेंट, रिड्यूस डाउनटाउन एंड वर्कर्स कंपनसेशन कॉस्ट। तो अगर कम से कम एक्सीडेंट होंगे क्योंकि एनवायरनमेंट सेफ़ है, तो इससे क्या होगा कि जो जैसे मशीनरी जो बंद रहती है उसको कहते हैं डाउन टाइम, जिसके अंदर जो कंपनी है उसकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बट वो एक तरीके से प्रोडक्शन का पार्ट है, बट उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो ये जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और साथ साथ जो वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ेगा वो भी कॉस्ट हमारी बच जाएगी। फिर आता है लोअर रिपेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट। मतलब जो अगर हमारे कॉस्ट जो भी लगती है, जो हमें सेफ्टी मेजर्स करने में लगता है कि अगर हम उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, तो जो हमारी अगर हम उन्हें सेफ़ एनवायरनमेंट देंगे तो हमारी जो रिपेयर्स, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स कम होंगे, तो हमारे रिपेयर की कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हमारे इक्विपमेंट की वो सेफली वर्क करेंगे, तो उनको जो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगी। फिर आता है ओवरऑल इंक्रीज़ इन प्रॉफिट एफिशिएंसी। जब एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएंगे, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो साथ साथ वो उनकी एम्प्लॉय जो हैं वो अपनी तरफ से अच्छा काम करेंगे, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मतलब इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, साथ साथ इंडस्ट्री की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। फिर आता है कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। क्या क्या कारण हो सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के। सबसे पहला आ सकता है कि अनसेफ कंडीशंस। अनसेफ कंडीशंस कैसी कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए अनसेफ होती हैं। फिर आता है डेंजरस नेचर ऑफ सर्टेन जॉब। जैसे कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि काफ़ी डेंजर होता है जिसके अंदर, जैसे क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेंजरस नेचर की जॉब होती है ये। इसमें उनका ये एक अनसेफ कंडीशन है। सेकंड आती है नाइट शिफ्ट इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ फटीग। इससे क्या होता है कि जब नाइट शिफ्ट होती है
तो उसमें जो एक एम्प्लॉय होता है वो थक जाता है काफ़ी। फिर आता है साइकोलॉजिकल इशू, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह, ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकते हैं। फिर आता है फैकल्टी मतलब फॉल्टी मशीनरी और पुअर मेंटेनेंस, इनएडिक्वेट लाइटिंग, वेंटिलेशन और हाउसकीपिंग। अगर जो मशीनें हैं उनमें कोई कमी होगी या फिर वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखी होंगी, और वहाँ पर जहाँ वर्क कर रहे हैं वो वर्क प्लेस जो है वहाँ पर अच्छे से लाइट नहीं होगी, और मतलब जिससे आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, और वहाँ पर वेंटिलेशन भी नहीं होगी, मतलब जो हमारी रूम के जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर एयर पास करने के लिए कोई भी वहाँ पर विंडो नहीं होगी। और इस तरीके के जो कारण हो सकते हैं जिससे इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फिर आता है अनसेफ एक्ट। कुछ ऐसे अनसेफ एक्ट है, मतलब एक्ट मतलब एक तरीके से जो एम्प्लॉय करते हैं जिस तरीके, ये तो कंडीशन है, ये तो वही है कि वहाँ पर उनका जॉब ही ऐसी है वो, बट अनसेफ एक्ट ऐसे हैं कि एम्प्लॉय अपनी तरफ से जो गलती कर रहा है। ऐसी कौन सी गलतियाँ हो सकती है, ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग मशीन विदाउट ऑथराइजेशन। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, मतलब अगर आपको वो मशीनरी चलाने नहीं आती बट फिर भी कोई एम्प्लॉय उसे ट्राई करता रहे, तो उससे क्या होगा, जो उसकी ऑपरेटिंग मशीन को ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो इससे ये बहुत अनसेफ है। अगर बाई चांस उसको कुछ फायर वगैरह हो गई उस मशीनरी में, तो वो कैसे हैंडल कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए अनऑथराइज्ड है। उसके बाद आता है नॉट यूज़ सेफ्टी डिवाइस। जैसे सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर सेफ्टी डिवाइस क्या है, जैसे हमने आइज़ को सेव करने के लिए वहाँ पर चश्मा लगा लिया, तो वहाँ पर अगर वो चश्मा नहीं यूज़ करेंगे, वो सेफ्टी डिवाइसेस को नहीं यूज़ करेंगे, और हेलमेट पहन लिया, हाथों में ग्लव्स पहन लिए, तो इससे क्या होगा कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे, हमारी सेफ्टी डिवाइस जो हमें उस चीज़ से बचा रही हैं, तो हमारे जो उसका जो ग्लासेस होते हैं जिससे आपकी बैंगल्स बनती हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, तो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करेगा, और साथ साथ वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के लिए भी एक तरीके से कॉज हो जाएगा। फिर आता है इग्नोरिंग वार्निंग्स। अगर वार्निंग्स आ रही है, फॉर एग्जांपल किसी मशीनरी में वार्निंग आ रही है कि ये ओवर हीट हो रही है, तो इस तरीके से उस वार्निंग को इग्नोर करना। फिर आता है केयरलेस बिहेवियर, जैसे थ्रोइंग मटेरियल, अनसेफ स्पीड। जैसे कि अगर वो मशीनरी काम करती है थोड़े से वो एग्जांपल की मशीनरी 1 आवर में 50 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कैपेबल है, बट अगर हम उससे स्पीड में काम करवाएं जो कि अनसेफ होती है, और हमसे 100 प्रोडक्ट्स जो है उस मशीनरी पे बना रहे हैं, तो इससे वो ओवर हीट हो जाएगी, और ये बहुत केयरलेस बिहेवियर है। इस तरीके से ये पॉइंट आता है हमारा कॉज ऑफ इंडस्ट्री एक्सीडेंट। फिर आता है रिमूविंग सेफ्टी डिवाइस। अगर वो जो सेफ्टी डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर ग्लासेस लगे हुए हैं जिससे हम उस को प्रोटेक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो वो ही हटा दिए, तो इस तरीके से ये एक कारण बन सकता है। फिर आता है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ट्रेट्स ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क। कुछ हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर में भी ऐसे ही हो सकता है जिससे इसको बढ़ने का कारण बन सकता है। फिर आते हैं कुछ ऐसे कारण होते हैं मिसलेनियस का रीजंस। मिसलेनियस कॉजेज वो होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे कि यंग एंड अनट्रेन्ड वर्कर, जो अनट्रेन्ड हैं, जिनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, थोड़ी जो यंग एज के हैं वो वर्कर से काम कराना, तो वो बहुत एक तरीके से डेंजरस हो सकता है। फिर आता है फैमिली एंड पर्सनल स्ट्रेस और सब्सटेंस अब्यूज़, उसके अलावा पुअर सुपरविज़न। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर फैमिली और पर्सनल स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी एक कारण हो सकता है कि वो एम्प्लॉय अपना ध्यान अपने काम पे ना लगा पाए और अच्छे से ना कर पाए। और पुअर सुपरविज़न, अगर मैनेजर उनके ऊपर सुपरवाइज़ नहीं करेगा, उन्हें गाइड नहीं करेगा, तो ये जो है कॉजेज़ बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं। फिर आता है स्टेप्स टू इंश्योर सेफ्टी। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि जिससे कि हम सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, मतलब हम सेफली रह सकते हैं। पहला आता है सेफ्टी पॉलिसी। मैनेजमेंट को डेवलप करनी चाहिए और एनफोर्स करनी चाहिए एक सेफ्टी पॉलिसी। सबसे पहले तो एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि मैनेजमेंट को बनानी चाहिए वो पॉलिसी, और उसको एनफोर्स करना चाहिए, मतलब उसको लागू करना चाहिए। फिर आता है सेफ्टी कमिटी। एक जॉइंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की एक बॉडी होनी चाहिए जो कि सेफ्टी मेजर्स को देखे। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जहाँ पर ग्लासेस प्रोड्यूस होते हैं,
तो जब ग्लासेस को गर्म हीट किया जाता है तो वो मतलब उसको मेल्ट करने के लिए उसको हीट किया जाता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो इसके अंदर अब वहाँ पर वो ये सेफ्टी पॉलिसी बना दे कि हर एम्प्लॉय को ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, हर एम्प्लॉय को हेलमेट पहनना कंपलसरी है और उसको शूज़ पहनना कंपलसरी है। तो इस तरीके के कुछ सेफ्टी पॉलिसीज़ में वो मैनेजमेंट डेवलप कर देगा। उसके बाद आती है सेफ्टी कमेटी। अब एक जॉइंट कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉयर भी होगा और एम्प्लॉय भी होंगे। ये एक दोनों का एक ग्रुप होगा जिसके अंदर वो देखेंगे कि जो सेफ्टी के मेजर्स हैं जो हमने बनाए हैं इनको ऊपर से देखेंगे वो। उसके बाद आता है सेफ्टी इंजीनियरिंग। इसमें डिज़ाइन की जाएगी और मेंटेन की जाएगी सेफ मशीनरी एंड वर्क फ्लो। अब जैसे जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मशीनरी इसमें चाहिए और उस तरीके की डिज़ाइन की जाएगी मशीनरी को और मेंटेन किया जाएगा, वो आता है सेफ्टी इंजीनियरिंग में। जिसके अंदर क्या होता है, अब डेंजरस जो मशीन है उनको गार्ड करने के लिए कुछ हम बनाएंगे। उसके बाद आता है प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, मतलब अच्छे से सामान को कैसे रखा जाए जिससे वेस्टेज ना हो, और कुछ डिवाइसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे सेफ्टी, जैसे ग्लासेस, हेलमेट, ग्लव्स, इस तरीके के। फिर आता है मतलब रेगुलर उनको इंस्पेक्शन किया जाएगा, उनको मेंटेन किया जाएगा, क्लीन रखा जाएगा और वर्क को बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, मतलब कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा वर्क प्लेस बनाया जाएगा। ये आता है सेफ्टी इंजीनियरिंग मतलब किसी चीज़ को डेवलप करना, डिज़ाइन करना। फिर आता है सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर एजुकेट किया जाएगा वर्कर्स को, मैनेजर को कि ये सेफ्टी प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, कैसे अगर हीट इतनी इंक्रीज़ हो तो आपको कौन से जो है सेफ्टी डिवाइसेस वो यूज़ करने हैं। फिर आता है जैसे पोस्टर्स और टेस्ट कराए जाएंगे जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी प्रैक्टिस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो पोस्टर्स भी लगाए जाएंगे वहाँ पर। फिर आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। फिर आएगा गवर्नमेंट का रोल, जिसमें जो सेफ्टी एडवाइजरी है इसको एनफोर्स जो बॉडी है, जो सेफ्टी एडवाइस करती है लोगों को, और जो एनफोर्स बॉडी है जो इसको एनफोर्स करती है मतलब लागू करती है। फिर आएगा नेशनल कोऑर्डिनेशन होगा प्रोग्राम से, और हैज़ार्ड कंट्रोल और वर्क प्रोटेक्शन के लिए ये एनफोर्स कर दिया जाएगा, ये लॉ जो भी बनाया होगा, सेफ्टी पॉलिसीज़ जो भी बनाई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्प्लॉय का वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर का मतलब होता है सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज, बेनिफिट और कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि जो वर्कर हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, सेफ्टी, वेलबींग और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी एक तरीके से लीगल वेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सके। मतलब जो उनकी लीगली वेजेस उनको देते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्कर को जो है सैलरी वो मिलती है 25,000, तो ये तो क्या हो गया, ये लीगल वेज रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब ये लीगली तो इनको देनी है, ये हर वर्कर को मिलेगी। बट इसके ऊपर क्या आता है, वेलफेयर, जो कि कोई भी ऐसी सर्विसेज, कोई भी बेनिफिट, ऐसी फैसिलिटी जिससे इस वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी, वेलबींग और एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ऐसी कुछ चीज़ें देना इसके अलावा। फिर आता है ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। एक आती है स्टैट्यूटरी, जिसके अंदर आपके ये लॉ से भी रिक्वायर्ड है, मतलब ये वेलफेयर जो है लॉ ने भी बोला हुआ है कि एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर देना है, और साथ साथ ही वॉलंटरी बेनिफिट्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन खुद भी चाहती है, वॉलंटरी चाहती। पहली चीज़ तो अगर एम्प्लॉय का वेलफेयर करना है हमें, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो लॉ ने कंपलसरी करी हुई हैं, वो हर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो वॉलंटरी वो चाहती हैं तो दे सकती हैं, नहीं तो वो नहीं दे सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, बट हर एम्प्लॉय को जो है वो एक कार फैसिलिटी नहीं मिलती, मतलब जिससे वो ट्रैवल कर सके, पर्सनल कार, मतलब उनको ड्राइवर लेने आए। तो इस तरीके की वो कंपनी वॉलंटरी बेनिफिट, मतलब वो खुद चाहे कंपनी तो दे सकती है, बट जो लॉ से है वो सब एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है कि उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके अंदर सर्विसेज, फैसिलिटी इंक्लूड हैं जो कि बेटरमेंट के लिए काम करती हैं, एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा करती हैं। फिर आता है डायनेमिक एंड वेरीज बाय कंट्रीज, रीजन एंड ओवर टाइम। तो ये डायनेमिक मतलब चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे कंट्री है, अब कंट्री के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, कौन से एरिया में है, कितना टाइम वो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो उस सब पे डिपेंड होती है, तो ये चेंज होती रहती है। जो एम्प्लॉय का वेलफेयर है वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। फिर आता है एडिशनल टू वेजेस
एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, ये वेजेस से एडिशनल है, मतलब वेजेस तो उन्हें मिल रही है, उसके अलावा जो बेनिफिट्स उनको दिए जा रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन्हें दिए जा रहे हैं, वो इसमें एम्प्लॉय वेलफेयर में आते हैं। उसके अलावा आता है प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन एंड अदर एजेंसी। ये जो एम्प्लॉय के वेलफेयर हैं, ये कौन कौन प्रोवाइड करता है? कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, उसके अलावा एजेंसीज ये प्रोवाइड कर सकती है। इसका एम ये होता है कि जो वर्कर है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी, सिटीजनशिप, ये सब इम्प्रूव करी जा सके। फिर आता है पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल वेलफेयर, एक तरीके का ये सोशल वेलफेयर है, बैलेंस, उनकी जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस करने के लिए, और जो फैमिली, उनकी जो सोशल लाइफ है उन सबको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। वो साथ साथ अपने वर्क को भी, फैमिली को भी, सोशल लाइफ सबको मेंटेन कर सके। फिर आता है इंक्लूडिंग बोथ वॉलेंट्री एंड स्टैट्यूटरी बेनिफिट। इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा वॉलेंट्री भी होते हैं और स्टैट्यूटरी भी होते हैं, मतलब जो लॉज ने बोले हैं कि सबको देने ही देने हैं, वो वाले बेनिफिट्स भी होते हैं, और साथ साथ जो कंपनी अपने मन से चाहती है वो वाले बेनिफिट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। उसे कहते हैं एम्प्लॉय का वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर। तो ऑल्सो इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स एंड द सर्विस। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फ्रिंज बेनिफिट्स वो होते हैं जो कि एक तरीके से एक एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दिए जाते हैं ओवर द सैलरी, तो वही इसको वही बोल सकते हैं हम फ्रिंज बेनिफिट्स। जैसे इसमें मेडिकल फैसिलिटी आती है और मैटरनिटी लीव्स आती हैं, इस तरीके की लीव्स आती हैं। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है या फिर आपको ऐसा लगा हो कि मुझे इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।